हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स की चौथी क्लास। 3 क्लास हो चुकी है और आज ये हमारा ऑप्टिक्स का चौथा क्लास है, जिसमें हम अपने ऑप्टिक्स के पहले चैप्टर को क्लियर कर देंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स की आयताकार कांच की पट्टिका के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कि किस तरह से आयताकार कांच की जो पट्टिका होती है उसके थ्रू हम प्रकाश का अपरावर्तन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बहुत ही स्पेशल क्लास है आज हमारा, कि आयताकार कांच की पट्टिका के द्वारा प्रकाश का अपरावर्तन। तो हम कहेंगे, इसके बारे में हमने डेफिनेशन लिखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम आपको इसके साथ मतलब इसको करेंगे। तो हमने कहा है डियर स्टूडेंट्स कि जब प्रकाश की किरण, ये एक आयताकार कांच की पट्टिका है, मतलब मानकर चलो आयताकार कांच की एक सिल्ली है। ठीक है, हाँ। तो हमने लिखा है कि जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच की पट्टिका पर आपतित होती है, आपतित होना मतलब पड़ना, आना, तो परावर्तन के बाद आपतित और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है। देखो, ये आपतित हुआ तो ये अभिलंब है, आपको भी पता है, ये अभिलंब है, परपेंडिकुलर लंब है। तो ये जो कोण होगा ये आई होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको एज ए फिगर के थ्रू बताएं तो हमने कहा कि ये कांच की पट्टिका है। ठीक है, ये कांच की पट्टिका है और कांच की पट्टिका पर कोई किरण ऐसे आया। ठीक है, कोई किरण इस तरह से आया, तो ये कौन सा किरण होगा? ये होगा आपतित किरण। ये आपतित किरण, और सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो कोण होगा वो अभिलंब के इस तरह से, तो ये जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा। और आपतन कोण को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दो बिंदु है। तो देखिएगा, कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच की पट्टिका पर, किसी आयताकार कांच की पट्टिका पर आपतित होती है, यानी आती है या पड़ती है, तो अपरावर्तन के बाद आपतित और निर्गत, आपतित और ये निर्गत, देखो निर्गत, निर्गत जो निकल गई। ठीक है, और आपको पता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो निर्गत कोण होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अपरावर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, अर्थात आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर। तो यही चीज़ प्रूव करना है कि किस तरह से किसी कांच की आयताकार सिल्ली के द्वारा, पट्टिका के द्वारा प्रकाश के अपरावर्तन करवाने के बाद आपतन कोण का मान और निर्गत कोण का मान बराबर कैसे होता है, ये आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो हमने कहा कि दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है, अर्थात आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर होता है, लेकिन निर्गत किरण पार्श्विक विस्थापित हो जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा लाइन, ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें कहा गया है कि आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण जो निकल गया है के बीच की लांबिक दूरी, देखो, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी, ऐसे ऐसे लांबिक, एक आपने विस्थापन पढ़ा है ना, वो नहीं, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है। ठीक है, ये देखो लांबिक दूरी, यानी ये वाली जो लाइन होगी, जो लांबिक दूरी होगी ना इन दोनों के बीच, ये कहा गया है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये एक लाइन का ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा जी कि पार्श्विक विस्थापन, या ऐसे पूछ देगा कि बाबू आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को हम क्या कहते हैं। अपनी कॉपी में इस लाइन को नोट करिए कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को क्या कहा जाता है, तो हम इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब देखो, ये चीज़ें अभी क्लियर करनी है, कुछ चीज़ें अभी अभी हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच की पट्टिका पर आपतित होती है तो अपरावर्तन के बाद आपतित और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ निर्गत किरण। तो कांच आपतित, सॉरी, ये जो आपतित किरण है वो इस तरह से आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये इस तरह से होते हुए इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, वो इस ओर आ जाता है। मतलब ऐसे करने के बाद
आपको पता है कि आप जैसे मानकर चलो आपने पढ़ा होगा, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो ये विरल माध्यम था हवा, और यहाँ से आप कांच की पट्टिका में प्रवेश करोगे तो अभिलंब की ओर आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। ऐसे देखो हो रहा है ना, फिगर सही से नहीं बना हुआ है, ये समानांतर ऐसे हो जाएगा, लेकिन रियल में इसको जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से निकला है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ऐसे करते हुए, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस कारण से एक सवाल और भी पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच की पट्टिका पर आपतित होती है तो आपतन के बाद आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के किस स्थिति में आ जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सर वो समानांतर की स्थिति होती है, क्योंकि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ये ग्लास है, यहाँ पर जो है हवा जो है एयर, म्यू एयर की जो वैल्यू है 1 ली गई है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे काम में आने वाली है। आपका इसका वैल्यू पूछेगा कि म्यू एयर हवा में जो इसका निर्वात में जो इसका चाल होगा हवा में वो 1 होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, आने वाले कोण को आपतन कोण और जाने वाले कोण को निर्गत कोण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को निर्गत किरण। और आपको हमेशा याद रखना है कि म्यू एयर का जो वैल्यू है वो 1 है, ए और बी के बीच अविलंब है। क्लियर है? अब देखो किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। अगर ये पूछेगा तो एक सवाल और माइंड में चल रहा है कि सर ये अगर एग्जाम में पूछ दे तो कितने मार्क्स का, ज़्यादा नहीं 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, 1 पेज में लिखना है। अगर ये पूछ दे तो 2 मार्क्स का, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्टिक्स आपको टोटल 14 मार्क्स का पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट सीखते हैं। कहा गया ए पर, ए यानी इस पर, ए पर स्नेल का नियम लगाने पर, ए पर अगर स्नेल का नियम लगाएंगे तो आपको पता है कि स्नेल का नियम जो होता है म्यू साइन आई बराबर म्यू साइन आर होता है। तो म्यू एयर, अब ये जो है ये हवा से निकल रहा है, और अब जो है वो ग्लास में जाएगा, तो यहाँ जो है म्यू एयर रखा गया है और साइन आई। कहिएगा सर म्यू एयर क्यों? क्योंकि म्यू साइन आई, तो साइन ये किस चीज़ से गुजर रहा है? पहले हवा जो है, सॉरी प्रकाश जो है वो हवा से गुजर रहा है, और बाद में ग्लास में आता है या ठोस में आता है, जो भी कहिए। तो यहाँ पे हमने रखा म्यू एयर। आपको तो पता है कि साइन आई बराबर साइन आर होता है स्नेल का नियम से, तो म्यू एयर यहाँ पे हमने लिख दिया साइन आई बराबर म्यू जी। जी का मतलब जो हो गया वो ग्लास हो गया, शीशा जो हमारा आयताकार कांच की पट्टिका है। तो क्योंकि अब जो है ये हवा से प्रवेश होते हुए ठोस यानी कांच में प्रवेश करता है, तो म्यू जी साइन आर। हमें पता था कि म्यू एयर की वैल्यू 1 होता है, हमने ऑलरेडी पहले बोल दिया था, तो हम ये यहाँ पर लिख भी दिया कि म्यू एयर इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे कहिए 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर। तो साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर, इसको हमने समीकरण 1 माना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब लोग पहले एक बार कमेंट कर लीजिए, क्या किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि म्यू साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर, क्योंकि साइन म्यू एयर की तो वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ 1 इंटू साइन आई हो जाएगा, और यहाँ म्यू जी साइन आर। अब देखिए ए हो गया, अब हम सी पे स्नेल का नियम लगाएंगे। ए बी सी, ये आपको बिंदु दिख रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्रवेश किया था और यहाँ से निकला है, यहाँ से प्रवेश किया था और यहाँ से निकला है, तो आप किस पे लगाएंगे? सी पर लगाएंगे, क्योंकि प्रवेश स्थान पे तो हमने लगा लिया, आपतित किरण पर तो लगा लिया, अब निर्गत किरण पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से निकला है पट्टिका से गुजरते हुए। तो सी पर स्नेल का नियम लगाने पर हमें पता है कि म्यू जी साइन आई बराबर साइन आर बराबर साइन आई, क्योंकि अब इस पे लगाया ना तो पहले इसको हमने आगे रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि म्यू एयर साइन आई जो होता है वो साइन आई की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है, ठीक है। हाँ, तो इसको हमने 1 रख दिया, ये साइन आई हो गया सिर्फ, तो म्यू जी साइन आई बराबर म्यू जी साइन आई 1। ये देखो ये आई था, और ये यहाँ पर हमने क्या रखा है? इसको I1, इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं, तो I1 हो गया। इसलिए ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये साइन आई के जगह साइन I1 दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन
आने वाले को आई माना था और निकलने वाले को I1 माना था, तो ये आपको I1 दिख रहा है। तो म्यू जी साइन ए, म्यू एयर की तो वैल्यू 1 हो गई, साइन आई, तो यहाँ पर हमें मिला म्यू जी साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर बराबर साइन L1, ठीक है। इसको L माना था हमने, इसको L1 मान सकते हैं ना, नहीं I1 होगा, सॉरी ये I1 होना चाहिए जी, हाँ ये I1 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। अब ये देखो समीकरण 1 हमें मिला साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर, समीकरण 2 मिला कि म्यू जी साइन आर बराबर साइन I1। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, तो यहीं पे कर दूँ मैं, समीकरण 1 और 2 को अगर हम बराबर करते हैं तो साइन आई, अच्छा म्यू जी साइन आर और म्यू जी साइन आर दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे म्यू जी साइन आर बराबर म्यू जी साइन आर बराबर साइन आई, हमें पता है, ठीक है, और म्यू जी साइन आर बराबर साइन I1, ठीक है। तो म्यू जी साइन आर तो आपस में कट गया, तो अब हमें ये बच गया, क्योंकि समीकरण हमें एक ये पता है, दो हमें ये पता है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे कि साइन आई बराबर साइन I1, साइन से साइन कैंसिल, I1 सॉरी, हाँ I1 है, I1, तो I बराबर I1, ये चीज़ हमें प्रूव करना था, क्योंकि हमने आपतन कोण या कहिए आपतित किरण को हमने I से डिनोट किया था और निर्गत किरण को हमने I1 से डिनोट किया था, और हमें मिला I बराबर I1, यानी आपतित किरण तथा निर्गत किरण के तथा आपतन ये आपतन कोण था ना, माफ़ी चाहेंगे, साइन ये जो है ना साइन आई जो है ये हमने आपतन कोण को माना था, और I1 जो है हमने निर्गत कोण को माना था, मैंने किरण की बात कर दी बाय मिस्टेक, ठीक है। आने वाला किरण जो है वो आपतित किरण है, और बीच का कोण जो होगा वो आपतन कोण होगा, इसको हमने I से डिनोट किया, और निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं, और बीच का जो एंगल होगा वो निर्गत कोण होगा, इसको हमने I1 से डिनोट किया। और अभी हमने पढ़ा था कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर है, यानी आपतन कोण यानी I और निर्गत कोण यानी I1 आपस में बराबर होना चाहिए। और देखो डियर स्टूडेंट, ये प्रूव हो गया कि I बराबर I1। तो आई होप सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 मार्क्स का है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पेज में आराम से इसको लिख सकते हो, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट मानकर चलो। एक छोटी सी कांच की पट्टिका बनानी है, छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है, समथिंग, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज, प्रतिबिंब, ये हमारा ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम एक 2 छोटे छोटे टॉपिक्स को और पढ़ेंगे, वो है गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए अवधारणाएं और अपवर्तन के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ठीक है। यानी प्रतिबिंब और गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए अवधारणाएं, बस ये 2 टॉपिक है। उसके बाद हमारा ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आज के क्लास में ही हम ऑप्टिक्स को पूरा ख़त्म कर देंगे, ऑप्टिक्स के पहले चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे और दूसरे चैप्टर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। और दूसरा चैप्टर है गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। शुरू करें, रेडी। कहा गया है किसी वस्तु से, सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। इसको ना देखें, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तब भी हमें पता है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक होता है डियर स्टूडेंट वास्तविक, ठीक है, एक वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बचपन में भी हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु से आने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद, किसी वस्तु से आने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा तरीका है इसका बोलने का। कहा गया है कि किसी वस्तु से आने वाली किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक में काटती, रियल में काट दे, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे तो बचपन में पढ़ा था हमने कि जो रियल में हो, जो कल्पना की जाए, वो काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो रियल में घटनाएं घटे, रियल में प्रतिबिंब बने, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाए। शॉर्ट था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक में काटती है, रियल में काटती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और अगर दो किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है लेकिन काटती नहीं है, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग बोलेंगे पहले यस या नो। सिंपल सा टॉपिक है कि किसी वस्तु से आने वाली किरणों अपवर्तन या प्रवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर दो किरणें एक दूसरे को वास्तविक में काटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर दो किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर जो ये इंपॉर्टेंट दो लाइनें हैं वो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम दो किरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी इमेज बनेगा जब तक दो किरणें एक दूसरे से नहीं टकराएगी। ठीक है, नहीं काटेगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, इमेज नहीं बन सकता है। याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा आपको पेपर में कि बाबू बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम कितने किरणों की आवश्यकता होती है। तुरंत कहेंगे सर प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम दो किरणों की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा लाइन है कि वस्तु लिया जाता है। वस्तु को किस वस्तु में लिया जाता है? बिंदु वस्तु लिया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब जो हमारा टॉपिक है, दो केस आएगा। अपवर्तन के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें दो केस आएगा, फर्स्ट और सेकेंड, विथ इमेज के साथ हम आपको अच्छे से समझाएंगे। पहला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हेडिंग क्या है कि अपवर्तन के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। केस नंबर 1 में कहा गया कि अगर वस्तु सघन मतलब ठोस, याद रखिएगा इस चीज़ को, विरल का मतलब द्रव और गैस दोनों हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक कहा गया है कि अगर वस्तु सघन माध्यम में हो, यानी ठोस अवस्था में हो, और उसे विरल माध्यम में देखा जाता है। जैसे मानकर चलो सघन माध्यम में हो और उसे विरल माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, तो वस्तु का आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होता है। ठीक है, अगर वस्तु, एक सेकेंड, टॉपिक क्या है कि अगर वस्तु, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा कॉपी में, कि अगर वस्तु सघन माध्यम में हो और उसे विरल माध्यम से देखा जाता है तो वस्तु का आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। एग्जाम्पल में जैसे मानकर चलो कि हम तालाब में नहा रहे हैं और तालाब की पानी के अंदर से, ठीक है, हम किसी वस्तु को बाहर की ओर देखेंगे। सिंपल याद है कि अगर हम किसी तालाब में नहा रहे हैं, किसी अच्छे से तालाब में जिसका वातावरण बिल्कुल, पानी का जो वो है क्वालिटी बिल्कुल अच्छा हो, तो कहा गया कि अगर हम उस पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखें तो कहा गया कि सघन माध्यम में और विरल माध्यम से देखें तो वस्तु का आभासी गहराई जो है वो वास्तविक गहराई से कम लगेगा। मतलब ऐसा फील होगा कि वस्तु यहीं पे आसपास में ही कहीं है। देखो ये अभिलंब है, यहाँ से ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। ठीक है, और ये विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम? सघन माध्यम है। ठीक है, मतलब वस्तु यहाँ पर है और हमें प्रतिबिंब हो रहा है यहाँ से। क्लियर है? अगर वस्तु सघन माध्यम में हो और उसे विरल माध्यम से देखा जाए, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में हम देख रहे हैं तो वस्तु का आभासी गहराई कम होता है। वस्तु यहाँ पे रखी हुई है लेकिन हमें दिख रहा है कि नहीं वस्तु यहाँ पर है, तो ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। हम यहाँ से देख रहे हैं, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, हम विरल माध्यम में, हम सघन माध्यम की ओर देख रहे हैं, वस्तु यहाँ रखी हुई है, लेकिन हमारी आंखें यहाँ तक ना आकर हमें ऐसा फील हो रहा है कि वस्तु कहीं यहीं तो नहीं रखी हुई है। मतलब मानकर चलो कि इसकी गहराई 10 मीटर है तो हमें 5 मीटर 6 मीटर पे वस्तु दिख रहा है गड्ढा, ऐसा होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि जब वस्तु, लिख लो अपनी कॉपी में, ये दूसरा केस है, इन केस 2, कि जब वस्तु विरल माध्यम में हो। ठीक है, जब वस्तु विरल माध्यम में हो
और उसे सघन माध्यम से देखा जाता है। हो विरल माध्यम, इसको नोट करिएगा क्योंकि इसका फिगर अगले पेज में है। जब वस्तु विरल माध्यम में हो और उसे सघन माध्यम से देखा जाता है तो वस्तु का आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक लगता है। मतलब ऐसा फील होता है कि वस्तु और दूर है, थोड़ा सा और दूर है। जब वस्तु विरल माध्यम में हो और उसे सघन माध्यम से देखा जाए तो वस्तु की आभासी गहराई ऊंचाई जो है वो वास्तविक ऊंचाई से अधिक होती है। जैसे देखो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये वस्तु, ये हम इसको किस माध्यम से देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से ठोस अवस्था से देख रहे हैं। और ये जो माध्यम है ये हमारा है विरल माध्यम, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, हमने कहा जब वस्तु विरल माध्यम में हो, यहाँ पे हो वस्तु, यहाँ पे हो वस्तु, ठीक है। जब वस्तु विरल माध्यम में हो और उसे सघन माध्यम से देखा जाता है, उसे सघन माध्यम से देखा जाता है तो रियलिटी जो है वो वस्तु यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पे, लेकिन हमें जो है वो वस्तु का आभासी ऊंचाई जो है वो अधिक प्रतिबिंब, हाँ, ये जो है वो रियल में वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन हमें प्रतिबिंब कहाँ हो रहा है, मतलब आभास हो रहा है कि नहीं वस्तु और दूर है। पहले क्या था कि जब वस्तु सघन माध्यम में है और विरल माध्यम में हम देखते हैं तो गहराई से कम प्रतीत होता था, लेकिन यहाँ पर जो है कि जब वस्तु विरल माध्यम में हो और हम उसे सघन माध्यम से देखें तो वस्तु का आभासी ऊंचाई जो है, यानी वस्तु यहाँ पर है और ये ऊंचाई और अधिक प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, यानी और दूर प्रतीत हो रहा है। ये पहले की स्थिति और ये कंडीशन बनने पे आई, और इसमें जो था वो जस्ट अपोजिट था, आपने देख लिया। चलिए अब ये जो मेन टॉपिक हमारा है इसको भी आज हम क्लियर कर ही लेते हैं ताकि दिक्कतें ना आए, फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने बताया बच्चों को कि दिसंबर में हम सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है कि टारगेट तो बिल्कुल दिसंबर ही है, कोई जनवरी कोई फरवरी नहीं, क्योंकि पेपर तो फरवरी में ही हो जाता है बच्चा का। हेडिंग बनाओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमने आपके लिए रखा है। गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए अवधारणाएं। गोलीय सतह होता है ना इस तरह से गोलाकार जो बना होता है आगे से, गोलीय सतह से ऐसे ऐसे हम बना के दिखाते हैं, आपको रुक जाओ, जी दिख रहा है आपको, ऐसे कुछ, ये हो गया गोलीय सतह जी, ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो गया। चलिए अब इस पे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। गोलीय सतह का द्वारक बहुत छोटा लिया जाता है, सिंपल सी बात है। जो मेन टॉपिक है कि गोलीय सतह से अगर हम अपवर्तन करवाएंगे तो इसकी क्या अवधारणाएं होनी चाहिए। पहला लाइन हमने लिखा कि गोलीय सतह का द्वारक बहुत ही छोटा लिया जाता है। दूसरा हमने लिखा कि वस्तु को बिंदु वस्तु लिया जाता है और इसे प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। वस्तु को बिंदु वस्तु लिया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन ही काम देगा, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको पूछा नहीं जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि ये इतना हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है, लास्ट टॉपिक था इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। वस्तु को बिंदु वस्तु लिया जाता है और इसे प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। तीसरा जो है, याद रखिएगा ये दोनों लाइन, तीसरा जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा गोलीय सतह पर खींचा गया अभिलंब प्रधान अक्ष के साथ बहुत ही छोटा कोण बनाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिए इस लाइन को कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा गोलीय सतह पर खींचा गया अभिलंब प्रधान अक्ष के साथ बहुत ही छोटा सा एंगल बनाता है, कोण बनाता है। अब चिन्ह परिपाटी क्या होना चाहिए इसके लिए देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इस पर ज़्यादा लंबा फोकस नहीं कर रहे। चिन्ह परिपाटी में कहा गया कि सभी दूरियाँ गोलीय सतह के ध्रुव P से मापी जाती है। सिंपल सी बात है कि जो ध्रुव होगा ना गोलीय सतह का P बिंदु ध्रुव, उससे मापी जाएगी सभी दूरियाँ। जैसे मानकर चलो कि ये हमने गोलीय सतह बनाया, ये हमने गोलीय सतह बनाया तो एक P ध्रुव होगा कोई, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो मापी जाएगी। तो कहा गया सभी दूरियाँ गोलीय सतह के ध्रुव P से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा अपवर्तित किरण की विपरीत दिशा में
सॉरी तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। जो आपतित किरण की दिशा में होगा वो धनात्मक पॉजिटिव, और जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा वो ऋणात्मक निगेटिव। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट था, ये थर्ड लाइन, और एक लाइन ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और उपाक्षीय किरण क्या है इसके बारे में भी जान लें कि वैसी किरणें जो प्रधान अक्ष बहुत ही नज़दीक से गुजरती है, जो प्रधान अक्ष के बहुत ही नज़दीक से गुजरती है उसे उपाक्षीय किरण कहते हैं। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दे एक लाइन का कि बाबू बताओ उपाक्षीय किरण किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वैसी किरणें जो प्रधान अक्ष के बहुत ही नज़दीक से गुजरती है उसे उपाक्षीय किरण कहा जाता है। उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल ड्रीम क्लासेस को आप कर सकते हैं, एंड कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे ड्रीम क्लासेस के ऐप्स के थ्रू अपनी कोर्सेज़ को पूरा करते रहे, सफलताओं की ओर बढ़ते रहे, पढ़ते रहें और बिल्कुल एक अच्छे भविष्य की कामना करते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।